नमस्कार दोस्तों, संसद का बजट सत्र जारी है। पिछली बार की तरह ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, इसका हमें पक्का यकीन है। साथ ही जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसका भी विश्वास है। पिछले कुछ सालों से चली आ रही रवायत को देखते हुए हमारा विश्वास और गहरा हो गया है। सत्ता पक्ष हमेशा की तरह तीखे सवालों से बचने के लिए प्रतिपक्ष की आवाज़ को अनसुनी कर देता है। प्रतिपक्ष किसी मुद्दे पर बहस की मांग करता है और सदन के अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष की सुविधा के लिए उसे अस्वीकार कर देता है। इस पर हंगामा होता है और पूरा सत्र जानबूझकर हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाता है। फिर सत्ता पक्ष का कोई भी नेता चिर परिचित बयान जारी कर देता है कि विपक्ष संसद में चर्चा से भाग रहा है, जबकि हकीकत ये है कि चर्चा करना ही कोई नहीं चाहता। विपक्षी दल गौतम अडानी की कंपनियों के बारे में हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में किए गए खुलासे पर सदन में चर्चा करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे गैर जरूरी बताकर सवालों से बच रहा है। यहाँ तक कि प्रतिपक्ष की जेपीसी के गठन की मांग भी ठुकरा दी गई। जेपीसी की जांच में धरा ढका खुलने का अंदेशा रहता है, इसलिए किसी भी जांच की संभावना ही खत्म कर दी जाती है। इन दिनों देश की संसद में जो चल रहा है उस पर विख्यात कवि सुदामा पांडे धूमिल की कविता रोटी और संसद सटीक बैठती है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये तीसरा आदमी कौन है और क्यों देश की संसद इस पर मौन है। वैसे सुखद आश्चर्य की बात है कि लोकतांत्रिक देश में जनता के चुने हुए नुमाइंदे जनता की ही समस्याओं पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज महंगाई और बेरोजगारी की मार से देश की जनता बेजार है, लेकिन प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसलिए विपक्षी नेताओं को सड़क पर उतरकर जनता के बीच अपनी बात कहनी पड़ रही है। वही सरकार के नुमाइंदे पीड़ित वर्ग से उनका दर्द जानने की बजाय किसी अन्य से पूछकर मीडिया के सामने आकर कह देते हैं कि ये जो दर्द से कहरा रहा है ये तो नकली पीड़ित है, देशद्रोही है, विदेशों के इशारे पर सरकार की छवि खराब कर रही है। असली वाले पीड़ित तो मस्त हैं, संतुष्ट हैं। इन हालात पर धूमिल की कविता लोहे का सवाद मौजू लग रही है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्सर के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का सवाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम रहती है। धूमिल ने इतना बड़ा सच कितनी सहजता और खूबसूरती से बयां कर दिया। धूमिल ने हर तरफ से हताश निराश आदमी के मन में व्यवस्था के खिलाफ पनपते गुस्से को भी विद्रोह नामक कविता के जरिए वाणी दी है। ठीक है, यदि कुछ नहीं तो विद्रोही सही। हंसमुख वनिये ने कहा, मेरे पास उसका भी बाजार है, मगर आज दुकान बंद है। कल आना, आज इतवार है, मैं ले लूँगा। इसे मंच दूंगा और तुम्हारा विद्रोह मंच पाते ही समारोह बन जाएगा। फिर कोई सिरफिरा शौकीन विदेशी ग्राहक आएगा, मैं इसे मुँह मांगी कीमत पर बेचूंगा। मैं होटल के तौलिए की तरह सार्वजनिक हो गया हूँ। क्या खूब खाओ और पोछो। ज़रा सोचो, यह भी क्या ज़िंदगी है जो हमेशा दूसरों के झूठ से गीली रहती है। कटे हुए पंजे की तरह घूमते हैं अधनंगे बच्चे, गलियों में गोलियां खेलते हैं, मगर अव्वल यह कि देश के नक्शे की लकीर इन पर निर्भर है, और दोयम यह कि न सही मुझे सही आदमी होने की उम्मीद। मगर आज़ादी ने मुझे यह तो सिखलाया है
कि इश्तहार कहाँ चिपकाना है और पेशाब कहाँ करना है, और इसी तरह खाली हाथ वक्त बेवक्त मतदान करते हुए हारे हुओं को हींकते हुए सफलों का सम्मान करते हुए मुझे एक जनतांत्रिक मौत मरना है, मुझे एक जनतांत्रिक मौत मरना है। क्रांतिकारी कवि धूमिल की रचनाओं के जरिए देश के आज के वास्तविक हालात बयां करने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।